नमस्कार। नवभारत मंथन में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हम विकसित भारत पर चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। आज हमारे चर्चा में शामिल हो रही हैं मेरे ठीक बगल में बैठी हुई बाईं तरफ मेरी स्टेला नारायण जी हैं। मेरी स्टेला नारायण केंद्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो हैं उनकी सदस्य हैं, झारखंड की तरफ से, झारखंड चैप्टर की तरफ से। उसके ठीक बगल में बैठे हुए हैं डॉक्टर रमाकांत अग्रवाल जी। डॉक्टर रमाकांत अग्रवाल जी प्राध्यापक हैं अर्थशास्त्र के XISS में। उनके ठीक बगल में बैठे हुए हैं बाईं तरफ डॉक्टर चंद्रमाधव सिंह जी। डॉक्टर चंद्रमाधव सिंह जी बीएड कॉलेज, जो गवर्नमेंट बीएड कॉलेज है, उसके आप सहायक प्राध्यापक हैं, संस्कृत पढ़ाते हैं। और उनके ठीक बगल में बैठे हुए हैं संदीप गोयल जी। संदीप गोयल जी BNI के आप जो झारखंड का चैप्टर हैं उसके आप अध्यक्ष रह चुके हैं। आप तमाम विशेषज्ञों का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। जब हम विकसित भारत की चर्चा करते हैं, डॉक्टर साहब आपके ही से प्रारंभ करते हैं, तो विकसित भारत का अपना एक मापदंड होगा, अपना एक क्राइटेरिया होगा। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वहीं से हम चर्चा प्रारंभ करते हैं कि विकसित भारत का आखिर मापदंड क्या है या क्या होना चाहिए। तो आप बहुत बढ़िया सवाल किया, क्योंकि यही बेसिक सवाल है जो जी। हम सबको जानना चाहिए। तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जिसको हम लोग IMF के नाम से जानते हैं, IMF ने एक थ्रेशोल्ड इनकम लेवल तय किया है। जी। अगर आपका पर कैपिटा इनकम उस थ्रेशोल्ड इनकम से ऊपर है तब आप विकसित देशों की श्रेणी में आएंगे। जी। उसको हाई इनकम कंट्री कहते हैं। उनका जो मापदंड है उसके अनुसार 23,380 डॉलर, आप रफली समझिए कि $23,400 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय अगर आपके देश में है तो आप हाई इनकम विकसित देश के रूप में गिने जाएंगे। हमारे देश में एज ऑफ नाउ $2,700 प्रति व्यक्ति आय है। तो इसका मतलब है कि हमें करीब करीब 10 गुना नहीं तो 9 गुना रास्ता तो तय करना बाकी है। और इसके लिए गणना लगाई गई, कैलकुलेट किया गया कि हम ऐसे किस रेट से बढ़ें ताकि हम विकसित देशों की श्रेणी में 2047 तक आ पाएं। तो 2047 तक आने के लिए हमारे देश की आर्थिक वृद्धि की दर हर वर्ष कंपाउंडिंग रेट से अगर 7.6% से बढ़ती है तो हम लोग वहां पर पहुंच सकते हैं 2047 तक। तो अभी जो मापदंड है वो यही है कि कम से कम आपके देश की प्रति व्यक्ति आय $23,400 होनी चाहिए। और अगर वहां अभी नहीं है तो 2047 तक आप पहुंचने के लिए 7.6% का ग्रोथ रेट आपको हर साल चाहिए फॉर द नेक्स्ट 22 ईयर्स। ये मानक है। चंद्रमाधव जी, जो मानक डॉक्टर साहब ने अभी बताया है, जो मानक वैश्विक स्तर पर तय है, क्या उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं? हम भारत की आत्मा गांवों में बसती है। जी बिल्कुल। और हम लोग जब वहाँ जाते हैं और देखते हैं तो लगता है कि हमारा भारत काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। वहाँ पहले इतनी गरीबी हुआ करती थी कि लोगों को भोजन करने के लिए व्यवस्था नहीं थी, उनके पास वस्त्र नहीं हुआ करता था, उनके मन में अच्छे विचार उत्पन्न होते थे और विलीन हो जाते थे। संस्कृत में एक श्लोक है, उत्पद्यन्ते विलीयन्ते दरिद्राणाम मनोरथाः। तो यह जो महोदय ने बताया है कि यह मानक प्राप्त करने के लिए जितना धन आवश्यक है उस दिशा में समाज काफ़ी आगे बढ़ रहा है। जो महिलाएं भोजन बनाने के लिए दिन भर पत्ता बिछा करती थी वो आज गाँव में गैस देखने चूल्हा को पर मिलता था। भोजन बना रही है। तो यह विकसित भारत का प्रारंभ हो चुका है। उस दिशा में हम लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। संदीप जी, हमको लगता है कि एक नमूना के रूप में, जैसे हम कहते हैं उदाहरण के रूप में, जी। वो तो देख ही रहे हैं। जी। चंद्रमाधव जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि दिन भर वो पत्ता बीनना और फिर भोजन बनाना, वो भोजन बनाने की ही चिंता में महिला व्यस्त रहती थी। लेकिन आज गैस पर आ गए हैं हम लोग, तो कहीं ना कहीं ये है। निश्चित तौर पे अगर हम लोग इधर 10-15 वर्षों की बात कहें
तो निश्चित तौर पे महिला सशक्तिकरण को लेकर के बहुत ही विशेष मतलब योगदान रहा है केंद्रीय सरकार का, और उसने इस विषय पे बहुत मेहनत करी है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। साथ ही जो पहले हम लोग कोयले पे खाना बनाते थे, लकड़ी पे खाना बनाते थे, निश्चित तौर पे वो अब गैस पे कन्वर्ट हो गया। साथ ही साथ ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर भी अगर आप देखोगे तो उसमें भी मतलब बहुत अच्छे लेवल पे सुधार हुआ है। जैसे सड़कें, पहले गांव से सड़कें कनेक्ट नहीं हो पाती थी, तो इस बोल करके कई ऐसी सुविधा है जो वहां तक नहीं पहुंच पाती थी। अब आप जहां भी नज़र उठाओगे आपको हर तरफ सड़क, निर्मित सड़क, अच्छी निर्मित सड़क देखने को मिलेगी, जिससे कि कहीं ना कहीं अप्रोच लेवल वहां पर पहुंच लोगों का बढ़ा है, जिससे निश्चित तौर पे हम लोग विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए वो तो मतलब हम, लेकिन आपसे दो अपेक्षा और मैं रखता हूँ जी। एक तो ये है कि औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर जी। दूसरा ये है कि तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर जी। और तीसरा ये है कि व्यापारिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जी। क्या उसमें भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट दिख रहा है? देखिए, तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर आप बात करें तो निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छे लेवल पे डेवलपमेंट दिख रहा है। आज हम एआई के ज़माने में युग में आ प्रवेश गए। कर रहे हैं। पहले हमारा इसरो, जिसकी गिनती शायद बहुत नीचे तबके पे होती थी, लेकिन तकनीकी रूप से उसको मजबूत किया गया, उसको सुविधाएं दी गई, और आज हम विश्व में एक अच्छे स्तर पर सैटेलाइट प्रक्षेपण कर पा रहे हैं। तो तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर निश्चित तौर पे बहुत अच्छा कार्य हुआ है। औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी कार्य चल रहा है, क्योंकि जो हमारी केंद्र सरकार है, उन्होंने जो मेक इन इंडिया का नारा लाया, उसके तहत कई ऐसी फैक्ट्रियां थी, कई ऐसे उत्पाद थे जिनका निर्माण भारत में होता ही नहीं था, लेकिन उनकी इस पहल से बहुत से ऐसे उत्पाद हैं जो अब हमारे अपने भारतवर्ष में बन रहे हैं। विदेश की कंपनियां भारत में आकर के अपना प्लांट लगाने के लिए मजबूर हो रही हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ दो चीज़ मिल रही है, एक तो लोकल मार्केट मिल जा रहा है, और दूसरा मतलब इस मोदी गवर्नमेंट ने उनको जो ईज टू वर्क का माहौल दिया है, तो वो इसमें अपने व्यापार को भारतवर्ष में करने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर हो गए हैं। बिल्कुल। अच्छा मैडम, आप जैसे दो बार, जैसे चंद्रमाधव जी ने कहा कि महिलाएं पत्ता बिनती थी और आज वो बना रही हैं गैस पर, तो कुल मिलाकर के सशक्तिकरण का तो हम बात कर ही सकते हैं, और महिला पहले से ज़्यादा सशक्त हुई है और बड़ी तेजी से सशक्त हुई है। ये आप बोल सकते हैं जी। क्योंकि नारी शक्ति का आकार तो शुरू हुआ पिछले 10 साल पहले ही, मुझे तो ऐसे ही लगता है। और अभी तो हम लोग बहुत आगे बढ़ गए, जहाँ ग्रुप ऑफ लेडीज़ ने अभी एनडीए से पास आउट किया है, तो ये बहुत खुशी की बात है, जो हमारे इक्वली दे आर वॉकिंग टुगेदर विथ मेन। सो वी हैव टू गिव एन अपलॉड टू आवर प्राइम मिनिस्टर कि दैट इज़ द डिसिप्लिन दैट माने वो लेके आए हैं। इट इज़ नथिंग एल्स बट द डिसिप्लिन दैट वो जो लीडर को चाहिए होता है और जो विजनरी वो है, उसका चलते सारे जो स्कीम्स है, सारे रिफॉर्म्स या जो बेनिफिशरीज ऑल्सो होलिस्टिकली दे हैव फॉलोड हिम इन स्पाइट ऑफ, माने बहुत तकलीफ हुआ बट इन स्पाइट ऑफ दैट वो सभी लोग उनका पीछे चले हैं, बिकॉज ही हैज़ लेड विद डिसिप्लिन एंड क्वाइट विजनरी। सो इसका चलते नॉट ओनली नारी शक्ति ही नहीं बोलेंगे, बाकी सभी चीज़ों में, जैसे स्वच्छ स्कीम्स में, जैसे स्वच्छ भारत है, उजाला योजना है, डिमोनेटाइजेशन इन स्पाइट ऑफ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, इतना क्रिटिसिज्म है फिर भी उन्होंने ये उनका फोकस था, जो कोई मुझे कुछ भी बोले लेकिन मैंने मेरा देश को मुझे आगे लेके जाना है, तो ये उनका उद्देश्य था, इसीलिए हुआ है एंड आज हम लोग इसका रिजल्ट देख सक रहे हैं। अच्छा, एक प्रश्न और आपसे अपेक्षा थी, ये जो जैसे सर्वांगीण विकास की जब हम बात करते हैं तो महिला सशक्तिकरण तो एक है ही, वो कहीं ना कहीं एक अल्पसंख्यक, अगर विकास का पैमाना अल्पसंख्यकों में अगर सफल देखने को मिलता है और उसको आप लीड भी कर रही हैं, तो उस देश को विकसित माना जा सकता है या विकास के एक मानक। कैसे इसको सफलीभूत होते आप देख रही हैं? यहाँ प्राइम मिनिस्टर बहुत सारे स्कीम्स ये लेके आए कि बैकवर्ड को मेन स्ट्रीम में लाने का कोशिश किए हैं, जैसे ST SC
ओबीसी एंड माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत सारा स्कीम्स है और अवेयरनेस भी लेके आया कि आप लोग इस चीज़ को करिए और आगे बढ़िए, वेदर इट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप, एजुकेशन, सारा क्राइटेरिया दिए है कि यू कैन मेक यूज़ ऑफ दीज स्कीम्स एंड आगे बढ़ने के लिए बच्चों के लिए भी एजुकेशन सिस्टम में स्कॉलरशिप्स फॉर स्पेशली फॉर माइनॉरिटीज़ एंड माइनॉरिटी कॉपरेशन का एक स्पेशल फंड भी है जो माइनॉरिटीज़ कैन यूज़। तो इट्स नॉट ओनली माइनॉरिटीज़ के लिए नहीं बोलेंगे, हर इंसान, इट इज़ दैट ही हैज़ लेड द ह्यूमैनिटी को लेके चले हैं। बिल्कुल बिल्कुल ह्यूमैनिटी को लेके चले हैं। आज हम ये नहीं बोल सकते कि आप माइनॉरिटी है या मेजॉरिटी है, इट इज़ दैट वी आर एन इंडियन एंड हम लोग को सब मिल के आगे बढ़ना चाहिए। जो हाँ, एक एक होके ये चलना भी चाहिए। दृष्टिकोण डॉक्टर साहब, ये भी एक बड़ा दृष्टिकोण है कि पहले ये भी होता था कि चलिए भाई फला वर्ग के लिए कर रहे हैं, फला वर्ग के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमने जो ये इधर के डेवलपमेंट को जो हम देख रहे हैं वो एक बिल्कुल समरूपता में, सर्वांगीण में, चारों तरफ से देखने को मिल रहा है। तो इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? तो इसके लिए दो शब्द जो सबसे पावरफुल है वो है इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इंक्लूसिव ग्रोथ पर अगर बहुत भारत सरकार का जोर है तो आप पहले तो ये सोचिए कि उनको ये जोर लगाना क्यों पड़ा। इसका मतलब है कि पहले ग्रोथ हो भी अगर रहा था तो इंक्लूसिव नहीं था। मतलब हम समाज के सभी वर्गों को ग्रोथ का जो फायदा होना चाहिए वो नहीं पहुंचा पा रहे थे। जी बिल्कुल। और उसके बाद से ये इंक्लूसिव ग्रोथ का नारा लगा और मुझे ये जान करके बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि हमारे देश में भारत सरकार के द्वारा रफली 2400 सामाजिक न्याय और उनके उत्थान और कल्याण के लिए योजनाएं हैं। भारत सरकार की 670 योजनाएं हैं जो कि अलग अलग तरह की योजनाएं हैं, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सभी तरह से आगे बढ़ने के लिए। और 3300 से ज़्यादा अलग अलग स्टेट्स की योजनाएं हैं जिसमें हमारे झारखंड सरकार की 95 योजनाएं हैं। तो ये सारी योजनाओं का उद्देश्य यही है कि हम सिर्फ ग्रो नहीं करें बल्कि हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ हो। तो हमारे जो माइनॉरिटीज़ के जो भाई बहन हैं उनका भी उतना ही विकास हो जितना समाज के अन्य तबके के लोगों का हो रहा है। तो ये आज मैं देख रहा था, एक वेबसाइट है myscheme.gov.in, उसमें आप जा करके और कोई भी व्यक्ति आज ये देख सकता है कि उसके लिए भारत सरकार और राज्य सरकार, जिस राज्य में वो रहते हैं, उसके लिए क्या योजना है। स्कॉलरशिप है, पेंशन है, विमेन एम्पावरमेंट का है। मतलब आप सोचिए कि 3300 से ज़्यादा योजनाएं सरकार की और 670 से ज़्यादा योजनाएं भारत सरकार की। आपको सिर्फ एक वेबसाइट जाना है और क्लिक करना है, अपना नाम, मेल, जेंडर, ये सब डालना है, आपके लिए ये आ जाएगा कि देखिए आपके लिए हमारी ये सारी योजनाएं हैं। अब इससे बड़ी सुविधा तो और क्या ही हो सकती है। हाँ, मतलब कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हम लोगों ने बड़ी जबरदस्त प्रगति की है और ऐसा छलांग लगाया है कि लग ही नहीं रहा है कि आज से 15 साल पहले जहाँ थे वहाँ आज बिल्कुल, अब जैसे आज जो हम मोबाइल से चैट कर रहे हैं और मोबाइल से ही सारा काम हो जा रहा है, हम आज से 10 साल पहले नहीं मतलब कल्पना नहीं कर सकते। चंद्रमाधव जी, जो इसमें जो एक नई संस्कृति का डेवलपमेंट हो रहा है, जो नया संस्कृति, जब पैसा आता है तो संस्कृति भी चेंज हो जाती है, वो नई संस्कृति को आप कैसे देख रहे हैं बनते हुए? सरकार के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं के द्वारा जो वस्तु स्थिति धरातल पर जो काम हो रहा है, उस काम से अनेक प्रकार के परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। जी। पहले हम लोग गांव में प्रवेश करते थे, केवल झोपड़ी को देखा करते थे। अब आरसीसी छत के मकान बहुतायत संख्या में देखते हैं। फिर पहले लोगों के मन में अनेक प्रकार के उत्तम विचार आते थे, फिर वो विचार समाप्त हो जाते थे। अब क्या है कि लोग अपने संस्कृति के लिए, अपने राष्ट्र के लिए
सबके बारे में सोचने लगे हैं। स्वयं का विकास तो सोच ही रहे हैं, शिक्षा के बारे में भी, देश का विकास भी सोच रहे हैं। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लोग काफ़ी प्रयत्नशील हैं। अपने आमदनी का एक बड़ा भाग बच्चों के शिक्षण पर खर्च कर रहे हैं। उनके मन में है कि हमारी जो संतति है वह आगे चलकर देश की सेवा करे। तो इस प्रकार की जो रहन सहन और वैचारिक स्तर पर जो रचनात्मक भावनाएं आगे बढ़ी है वह काफ़ी सराहनीय है और सरकार की योजनाएं इसमें काफ़ी हद तक सहायक हैं। और विभिन्न प्रकार की जो जैसे योजनाएं हैं वो छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की योजना है, फिर किसानों के लिए किसान निधि सम्मान योजना है, उसके द्वारा किसान भी काफ़ी प्रोत्साहित हो रहे हैं। वे मिलकर अपने काम को इस प्रकार कर रहे हैं कि जैसे उनका अपना काम हो, उनके देश का काम हो। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसमें हम लोगों ने देखा कि सब लोग उत्साहित हैं। वो सब लोग कह रहे हैं कि नहीं, भारत को आगे बढ़कर काम करना चाहिए, अपने दुश्मन को जवाब देना चाहिए। तो इस प्रकार की जो भावना है यह विकसित भारत की संकल्पना को साकार करती दिख रही है। एक राष्ट्रीय एकात्मता का भी बोध लोगों में विकसित हुआ है। जी, राष्ट्रीय एकात्मता का जो भाव है यह भाव काफ़ी तेजी से भारत में बढ़ रहा है। मैं भारतवासी हूँ, इस बात का बोध होना अत्यंत आवश्यक है किसी राष्ट्र के लिए, तब वह राष्ट्र विकसित राष्ट्र बनेगा। और विकसित राष्ट्र बनने के लिए लोगों के मन में जागरूकता का होना आवश्यक है और अपने काम को ईमानदारी से करने की आवश्यकता है। और लगता है कि लोग अब भिन्न भिन्न अध्यवसाय में काम करने वाले लोग अपने काम को राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में अच्छी तरह से करना प्रारंभ कर दिए हैं। तो वह अब दिन दूर नहीं होगा जब हमारा भारत विकसित बनेगा। अच्छा, व्यापारियों का जो मतलब हमारा जो देश है, हमको लगता है कि जो लगभग 15 करोड़ खुदरा व्यापारी हैं, तो इस दिशा में भी हमारी सरकार ने बड़ी अच्छी अच्छी योजनाएं लाई है और कोशिश की है कि इसको भी जरा ठीक किया जाए, सेक्टर को भी ठीक किया जाए। उसमें कैसे आप उसको होते हुए देख रहे हैं? इसमें एक तो जैसे सबसे पहले मैं इसमें एक आपको मोदी जी सरकार जब आई थी तो उन्होंने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। सबका विकास, बिल्कुल, और सबका विश्वास। इस नारे में मोदी जी ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं सिर्फ माइनॉरिटी, सिर्फ मेजॉरिटी या सिर्फ बिजनेस क्लास या अपर बिजनेस क्लास या कृषि वर्ग, बिल्कुल, या महिला सशक्तिकरण, इन्होंने सबको एक साथ लेकर के कार्य किया। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे एक हेल्थ पॉलिसी है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत में कभी भी ये नहीं देखा जाता कि वो माइनॉरिटी है कि मेजॉरिटी है, उसका लाभ सभी ले पाते हैं। तो ये एक छोटा सा उदाहरण, ऐसी अनेकानेक कार्यक्रम चला रही है केंद्र सरकार। लगभग मुझे लगता है कि जितनी भी सरकार के द्वारा लाई गई योजनाएं हैं वो ऐसी ही लाई गई है जिससे सर्वांगीण विकास सबके लिए हितकारी हो। तो ये तो है ही। और अब आपने बात कही कि मध्यम वर्गीय व्यापारियों के लिए यानी इजी बिजनेस कैसे इजी हुआ बिजनेस करने के लिए, तो एक हम लोगों ने इन दिनों महसूस किया विगत 10 वर्षों में, या आप कह लें जीएसटी आने के बाद से, कि दफ्तरों के चक्कर कम हो गए। अधिकतर कार्य ऑनलाइन ही होने लगे, जिससे कि व्यापारियों का वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी दोनों रुका। क्योंकि दफ्तर की दौड़ लगाने में पैसे की भी बर्बादी थी, समय की भी बर्बादी थी। अब अगर आप सही तरीके से अपने व्यापार को कर रहे हैं तो आपको कहीं पे भी किसी तरह की भी कोई परेशानी उत्पन्न नहीं होने जा रही। दूसरा, कभी कभी लगता है कि शायद मतलब मध्यम वर्गीय को ध्यान में नहीं रखा गया, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी जो आयकर में जो छूट ये बहुत बड़ी बात है दी, ये एक बहुत बड़ा कदम है। कई लोग जो आयकर की छूट का लाभ नहीं ले पाते थे या आयकर ज़्यादा होने के कारण बाध्य थे दूसरे तरीके से व्यापार करने को, अब वो लोग भी सही तरीके से
व्यापार करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। तो यह निश्चित तौर पर विकसित भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है। तो इस तरह की कई ऐसी पहल है सरकार की तरफ से। गोयल जी, ये तो हम कह सकते हैं कि बिजनेस में भी एक कल्चर का डेवलपमेंट हुआ है जी इन दिनों, और ये कल्चर जो है वो बेहद सकारात्मक है। जी मैडम, जैसे संदीप जी ने बात किया कि आयुष्मान भारत योजना लेकर के आई सरकार, वैसे ही ऐसी कई ऐसी योजनाएं भारत सरकार लेकर के आई है जिससे परिवर्तन साफ साफ दिख रहा है। परिवर्तन बहुत जगह दिख रहा है जी, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो राज्य है, सारे राज्य केंद्र के साथ हार्मनी, सामंजस्य बनाए रखने से तब सारा स्कीम सही तरीके से यूज़ होगा और सही बेनिफिशरीज को मिल पाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जब एक लीडर कोशिश कर रहे कि सारे देश को एक करके आगे बढ़ाने का, तो हम लोग सब उनका साथ देने का बहुत इट्स वेरी इम्पोर्टेंट दैट हम लोग उनका साथ दें। तो वो जो कौन कौन सी योजना है, छोटी छोटी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से बड़े बड़े काम हो रहे हैं? जैसे सबसे बड़ी तो आयुष्मान भारत। तो जैसा बोल सकते हैं कि कुछ कुछ स्टेट्स में नहीं हो पा रहा है। सो वाई दैट इज़ बिकॉज ऑफ द हार्मनी बिटवीन द स्टेट्स, बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सेकेंड रीज़न हो सकता है अवेयरनेस थ्रू मीडिया एंड अदर थिंग्स। कम्युनिकेशन तो हो रहा है, बट कैसा करना और क्या करना है दैट पीपल आर नॉट डूइंग। तो वो हम लोग को करना चाहिए, ताकि स्कीम्स तो बहुत अच्छे हैं, सारे चीज़ पेपर पे है, बट कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है और कहाँ तक पहुँच रहा है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शैक्षणिक क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पहले बहुत स्टेट्स ने दे डिड नॉट लाइक इट, वो लोग इम्प्लीमेंट करना नहीं चाह रहे थे। बट अकॉर्डिंग टू व्हाट विजन आवर प्राइम मिनिस्टर हैड, कि वो विजन ये था कि ही वांटेड वोकेशनल ट्रेनिंग टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द करिकुलम, नॉट ओनली वोकेशनल ट्रेनिंग, अदर थिंग्स दैट माने जो एजुकेशन में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ट्रेडिशनल टीचिंग, ट्रेडिशनल लर्निंग को लोग छोड़ना नहीं चाह रहे थे, बट इट्स अ वेरी गुड थिंग कि हम लोग जो बच्चे हमारे फ्यूचर सिटीजन्स हैं, उन लोगों को बहुत ज़रूरी है कि बेसिक एजुकेशन कहाँ से मिल रहा है, और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का साथ और वोकेशनल ट्रेनिंग का साथ सारा चीज़ करिकुलम को सेट किया गया है। सो इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज ट्रांसिशन इन एजुकेशन फील्ड एंड इन फ्यूचर, बिकॉज मोस्ट ग्लोबलाइजेशन, सो वेस्टर्न एजुकेशन का साथ हम लोग को we have to be together. So बहुत सारे चीज़ें ये डाले गए कि we compete with global schools, other schools out of India, and बच्चे बाहर भी ना जाए इंडिया से। स्किल डेवलपमेंट को भी उन्होंने प्रमोट किया है, ताकि इन फ्यूचर भी में मेक इन इंडिया को प्रमोट करना है और बच्चे जॉब सीकर्स नहीं, जॉब प्रोवाइडर्स बने। सो एवरीथिंग इज लाइक कंपाइल्ड, एक जगह में लेके आगे एक प्लेटफॉर्म बनाए, एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज अ वेरी गुड थिंग एंड शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन ऑल द स्कूल्स। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, जब अर्थ की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं और वैश्विक चुनौतियों की बात करते हैं, तो बहुत सारे सेक्टर में हमको काम करने की ज़रूरत महसूस होती है। तो जैसे हमने कुछ योजनाओं के बारे में चर्चा की, ऐसे ही और ऐसी क्या क्या सरकार की मतलब जो इनिशिएटिव सरकार ने लिया है जिससे बिजनेस के क्षेत्र में है, जैसे हमारा जो और सेक्टर है वो मजबूत हो सकता है आने वाले सब? तो इसको अगर आप बहुत वृहद रूप में देखें, जी जी बिल्कुल, तो आपको पता लगेगा कि हमारी जो सरकार है वो कितना कोशिश कर रही है कि हमारा देश तेजी से बढ़े। तो उसके लिए उन्होंने अभी 2-3 कदम जो इस साल उठाए, वो पहला तो उन्होंने क्या किया कि जो इंटरेस्ट रेट होता है, जिसको रेपो रेट बोलते हैं, वो रेपो रेट उन्होंने एक साथ 0.5% कम कर दिया। उससे क्या हुआ कि जो लोन मिलते हैं बिजनेस करने के लिए, चाहे कंजम्पशन के लिए, वो सस्ते हो गए। अब उससे है कि जो बिजनेसेस की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ी, क्योंकि उनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो गया, प्लस लोगों को कम ब्याज पर अगर मिल रहा है पैसा, तो वो बिग टिकट आइटम्स जैसे होते हैं, फ्रिज है, वाइट गुड्स जिसको कहते हैं, बिग टिकट आइटम्स,
गाड़ियां हैं, घर बनाने के लिए कम ब्याज पर उनको पैसे मिलेंगे, तो उसका एक स्पिलओवर इफेक्ट होता है। उसमें क्या है कि आप अगर एक नया घर बनाए तो उसके लिए पता नहीं कितना सीमेंट इंडस्ट्री वालों को फ़ायदा होता है, ईंट इंडस्ट्री वालों को फ़ायदा होता है, फर्नीचर इंडस्ट्री वालों को फ़ायदा होता है, तो उसको हम लोग स्पिलओवर इफेक्ट बोलते हैं। यानी पैसा मूव कर रहा है हाँ, मूव कर रहा है और उससे डेवलपमेंट उससे दिखता है। डेवलपमेंट हो रहा है। बिल्कुल। दूसरा चीज उन्होंने क्या किया, जैसा कि अभी गोयल साहब ने बताया कि भारत सरकार ने क्या किया कि इनकम टैक्स की रेट्स को बहुत रैशनलाइज कर दिया। तो जो नया और पुराना रेजीम है इनकम टैक्स का, उसमें जो नया इनकम टैक्स का रेजीम है उसमें अभी वर्चुअली 12 लाख रुपए तक अगर कोई सालाना कमाता है तो उसको 1 रुपए भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, जबकि ये पहले क्या था 7 लाख। तो मतलब आज आपके पास 5 लाख रुपए और एक्स्ट्रा पॉकेट में आ गया। अब आप उस 5 लाख का कुछ न कुछ तो जरूर खरीदारी करेंगे। हाँ, उसका करेंगे। और जब आप खरीदारी करेंगे तो देश में अलग अलग सामानों की जो डिमांड है वो बढ़ेगी, और जब अलग अलग सामानों की डिमांड बढ़ेगी तो जो प्रोड्यूसर्स हैं मार्केट वो भी बढ़ेगा। मार्केट बढ़ेगा, और फिर उनको अगर ज़्यादा उत्पादन करना है और कम समय में ज़्यादा उत्पादन करना है तो फिर वो रोजगार के साधन भी जुटाएंगे कि रोजगार को भी बढ़ाएंगे, तो ज़्यादा लोगों को, लेबर को ये रोजगार मिलेगा, और उससे हमारे जो इनकम में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी सुधरेगा। अभी एक बहुत सुखद न्यूज़ आया जो विश्व बैंक की तरफ से आया है, और वो है कि भारत पूरे विश्व में चौथा सबसे इक्वल कंट्री है इन टर्म्स ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, चौथा। उससे ऊपर खाली 3 कंट्रीज हैं, एक का मुझे नाम याद है स्लोवेनिया, और एक है चेक रिपब्लिक। उसके बाद हम लोग हैं। मतलब हम लोग, जो आय की असमानता है वो इतनी बड़ी समस्या थी हमारे। अभी सभी साथियों ने बताया कि गांव में जाइए तो आप गांव की बदलती तस्वीर को देखेंगे। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लोगों को रोजगार मिल रहा है, और वो जब रोजगार मिल रहा है तो वो उनके पॉकेट में 2 पैसे जब आ रहे हैं तो उसका वो यूज करके अपनी जीवन स्तर को सुधार रहे हैं। तो एक चौमुखी। डॉक्टर साहब एक विषय थोड़ा सा हम और इसका विस्तार चाहेंगे। हाँ। जैसे आपने कहा कि समान मतलब पैसे का बंटवारा से है ना, मतलब आय की असमानता आय को की दूर कर रहे असमानता से, मतलब आय जो है दुनिया में दूसरे देशों में वो बहुत असमान है, बहुत बहुत ज्यादा। लेकिन हमारे देश में वो बहुत ज्यादा। अभी वर्ल्ड बैंक का जो रीसेंट रिपोर्ट है 3 दिन पहले आया है जी। उसमें एक इकोनॉमिक्स में एक स्टैटिस्टिकल इंडिकेटर होता है, उसको कहते हैं गिनी कोएफिशिएंट। तो गिनी कोएफिशिएंट भारत का है 25.5। अब ये कोएफिशिएंट मूव करता है 0 से लेकर 100 तक। जितना 0 के करीब होगा हमारी असमानता उतनी कम होगी, और जितना 100 के करीब होगा हमारी असमानता उतनी ज्यादा होगी। डॉक्टर साहब इसको तो सकारात्मक बहुत ज्यादा सकारात्मक सकारात्मक, मतलब। और ये देखिए, मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, जी, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। वर्ल्ड बैंक को कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता कोई अरे गहरे की रिपोर्ट नहीं है, हाँ, बिल्कुल। मतलब वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि भारत 4th मोस्ट इक्वल कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको उसको मतलब बहुत रिजॉइसिंग का, मतलब ये तो हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारा ग्रोथ एक्चुअली इंक्लूसिव जो हुआ उस पर सर्टिफिकेट लग गया वर्ल्ड बैंक का कि अब हम चौथे सबसे इक्वल देशों में से आ गए। सबसे इक्वल देश हैं, सिर्फ 3 देश हमसे ऊपर हैं, बाकी आप किसी को भी ले लीजिए। पहले क्या था, हमारा गिनी कोएफिशिएंट 42 43 था, जो कि जर्मनी के आसपास था। जर्मनी में भी आज बहुत अनइक्वल है, लेकिन अब हम जो आपको मैंने अभी बताया ना कि इतना सारा जो स्कीम हुआ उसके चलते वो बहुत जीवन स्तर लोगों का सुधार हुआ। और एक चीज बताता हूं आपको, बहुत सुखद चीज। जी जी। 2 दिन पहले भारत सरकार ने एक नया स्कीम लॉन्च किया जॉब क्रिएशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। उसमें क्या है कि कोई भी एम्प्लॉयर अगर नया एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है तो उसको 2 साल तक 3-3 हजार रुपए पर पर्सन जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है उसको दिए जाएंगे, पर पर्सन 3-3 हजार फॉर 2 ईयर्स। ये पूरे औद्योगिक क्षेत्र में है। पूरे औद्योगिक, कोई भी उद्योग के क्षेत्र में कोई भी रोजगार अगर किसी को दे रहा है तो उसको 3,000 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन ये स्कीम EPFO चलाएगी, मतलब एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड्स ऑर्गेनाइजेशन, वो चलाएगी। इसका मतलब है कि जैसे ही आपने मुझे नौकरी दी, मुझे EPF में रजिस्टर करना होगा, उनके पास उसका रिकॉर्ड हो गया,
क्या रिकॉर्ड हो गया? मेरे को नौकरी मिली, और किसने नौकरी दी? आपने, गौतम जी ने नौकरी दी। तो गौतम जी की कंपनी को 3-3 हजार रुपए मेरे को नौकरी देने के लिए 2 साल तक मिलेंगे, और शायद 2 साल और वो बढ़ाया भी जा सकता है। और मुझे जिसको नौकरी मिली है, अगर 1 लाख रुपए से कम की नौकरी है प्रति मंथ, तो 15,000 रुपए भारत सरकार देगी मुझको 2 इंस्टॉलमेंट में, एक शुरू में और एक साल के बाद। तो ये इससे 2 साल में भारत सरकार का ऐसा मानना है, गैस कि कितना इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा? 3.5 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और मतलब इतना, देखिए एक इकोनॉमिक्स में इस एक प्रिंसिपल होता है कि पीपल रेस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स। अगर हमको कोई चीज को लगेगा कि फायदा है तो हम उस चीज को करेंगे। जैसे हम लोग को बोलता है ना, इस चीज में मेरा क्या फायदा है भाई, बताओ हमको। तो जैसे ही आपको फायदा दिखाई देगा, आप उस काम को करेंगे। बिल्कुल। तो अभी आप सोचिए कि ईपीएफओ के थ्रू, जो कि एक बहुत टेक्निकली स्ट्रांग हो गई है अभी जी, उसके थ्रू आप ये 2 साल में करना है। 1 अगस्त 2025 से लेके 31 जुलाई 2027 तक 3.5 करोड़ रोजगार जो निकलेगा। इसी कारण से हमारा गिनी कोएफिशिएंट इतना नीचे आया, और इसी कारण से हम इतने सामान्य, मतलब असमानताएं इतने दूर हुई। तो बहुत हैट्स ऑफ टू है, मतलब बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि जो जो चीजें पहले कभी नहीं हुई वो अभी हो रही। अच्छा चंद्रमाधव जी, ये जो जितनी भी स्कीमें चली हैं, गांव में तो दिख रहा है वो। जैसे कभी हम देखते थे कि कहीं बहुत बड़ी अट्टालिकाएं हैं तो दूसरी तरफ झोपड़ी भी नहीं है लोगों के पास में, वो तो दिख रहा है। अभी यदि हम लोग गांव में जाकर देखें तो मैं बचपन में देखा करता था कि वहाँ लोगों के पास साइकिल भी नहीं हुआ करती थी, और आज के दिन जहाँ जाइए वहाँ मोटरसाइकिल आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। एंड्रॉयड मोबाइल, लोग सरकार की सारी योजनाओं को जान रहे हैं, घर बैठे ऑनलाइन बहुत सारा कार्य कर रहे हैं, और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तो इतनी प्रगति हुई है कि लोग दुनिया के किसी भाग की खबर को तुरंत जान पा रहे हैं। तो जो, और लोगों का चिंतन भी विस्तृत हुआ है, और जो मार्ग का विस्तारीकरण हुआ है, मार्ग का सुदृढ़ीकरण हुआ है, इसके कारण, कम्युनिकेशन के बढ़ने के कारण लोगों की जो बेरोजगारी है वह भी समाप्त हुई है। लोग शहर चले जाते हैं, वहाँ भी काम करके चले जाते हैं। कोई फल बेचने वाला है, और कोई सामान है, उस सामान को लेकर शहर में आता है, बेच लेता है। सुदूर देहात की जो सब्जी है वो कोलकाता और चंडीगढ़ के मार्केट तक भी जा रहा है। हाँ, रांची की है, और बिहार से आसानी से जो है वो बिहार की जो सब्जी है वह रांची में बिक रही है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन के कारण और जो डिजिटल इंडिया है इसके कारण अनेकानेक प्रकार की प्रगति हो रही है। लोगों में एक उत्साह का संचार हो गया है। लोग जो, देखिए, विकास एक जटिल प्रक्रिया है और बहुस्तरीय प्रक्रिया है, और यह अनेक स्तरों पर चलती है और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो जो विकास दिख रहा है वह भिन्न भिन्न स्तरों पर दिख रहा है। सामाजिक स्तर पर विकास हो रहा है, मानसिक स्तर पर विकास हो रहा है, बौद्धिक स्तर पर विकास हो रहा है, सामवेगिक स्तर पर विकास हो रहा है। तो जो विकास के जो विभिन्न प्रकार के आयाम है, यह सब गांव में देखने को मिल रहा है, और इसके कारण जो वातावरण बना है सरकार की योजनाओं के कारण लोगों में जो जागृति आई है, इस जागृति से विकसित भारत की जो परिकल्पना है वह साकार होती दिख रही है। संसाधनों में हिस्सेदारी की जो बात हम करते हैं या कोई करता है, वो साफ साफ दिख रहा है कि संसाधन अगर है तो उसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी, संदीप जी, दिख रही है। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? सबसे पहले हम लोग जो यूजुअली अपने बीएनआई में बोलते हैं, स्पेसिफिक इज टेरिफिक। अब समय आ गया स्पेसिफिक का। पहले क्या था, लोग नौकरी तलाशते थे, अब लोग नौकरी भी तलाशते हैं और रोजगार के अवसर भी तलाशते हैं, मतलब व्यापार के अवसर भी तलाशते हैं। हम लोगों ने बचपन में कभी भी करियर काउंसलर की बात नहीं सुनी थी। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। लेकिन आज वर्तमान परिस्थिति में अगर परिवेश में हम लोग देखें तो कई ऐसे लोग हैं जो करियर काउंसलर हैं, और वो करियर काउंसलर में भी आय बना रहे हैं। इसका मतलब है कि निश्चित तौर पे भिन्न भिन्न करियर में एक व्यापक आकाश खुला है, व्यापक आकाश खुला है। व्यापक
अब जैसे पहले क्या होता था कि किसी की तबीयत खराब हो गई, गांव में एक डॉक्टर है, आप उसको जा करके दिखा दो, एक ही डॉक्टर हड्डी की भी बीमारी ठीक कर रहा है, किडनी की भी बीमारी ठीक कर रहा है, सर्दी खांसी बुखार भी ठीक कर रहा है, पेट की परेशानी को भी दूर कर रहा है। आज हर क्षेत्र में स्पेशलाइज्ड हो गए सर। हड्डी में अगर चोट लगी है तो हड्डी के डॉक्टर के पास जा रहे हैं, पेट में अगर प्रॉब्लम है तो पेट के डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो ये केवल छोटे छोटे जगहों पर भी ये विकसित हुआ है। मेरे कहने का मतलब ही यही है कि अब हम लोग एक एक छोटे छोटे, मतलब आप सोच लो कि सेंट्रलाइज, मतलब फोकस्ड, इसको ऐसा कह सकते हैं कि एक स्पेसिफिक फोकस करके उस क्षेत्र में व्यापार की तलाश बढ़ गई, और उससे क्या हो गया कि नंबर ऑफ बिजनेसेस बढ़ गए। अब चूंकि नंबर ऑफ बिजनेसेस बढ़ गए, तो बिजनेस अगर मैं कर रहा हूं तो निश्चित तौर पे 2, 4, 6, 8, 10 जैसा मैं बिजनेस कर रहा हूं उतने लोगों को रोजगार भी मिलेगा, तो नौकरियां भी बढ़ रही है। सरकार ने जैसे अभी बताया कि रेपो रेट कम हुआ, रेपो रेट कम होने से निश्चित तौर पर व्यापार करने की जो ऊर्जा थी उस ऊर्जा में भी वृहद इजाफा हुआ, क्योंकि ये महसूस होने लगा कि अगर हमें अच्छे दर पे, सस्ते दर पे कहीं से अर्थ की व्यवस्था मिलती है तो हम चाहेंगे कि हम अपना नया व्यापार करें। आप देखो इन दिनों नए नए स्टार्टअप्स की झड़ी लगी हुई है, और नए नए स्टार्टअप्स में कौन है? नए युवा हैं, नए युवक हैं। तो नए युवा रोजगार दे भी रहे हैं और रोजगार कर भी रहे हैं। तो निश्चित तौर पे इन 10-15 वर्षों में जो ग्रोथ, जो डेवलपमेंट, जो सर्वांगीण विकास को लेकर के नजर आता है, यह अकल्पनीय है। अकल्पनीय है, बिल्कुल। अच्छा, सरकार की एक बड़ी, मतलब हालांकि है तो बड़ा सामान्य सी योजना है, उस पर थोड़ी चर्चा जो हम लोग कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जो जेनरिक दवा है, और जेनरिक दवा के कारण बिल्कुल दवा के क्षेत्र की संस्कृति बदल गई। डॉक्टर साहब, आप उसको और बढ़िया ढंग से आप बता सकते हैं कि जेनरिक दवा पहले क्या होता था कि दवा के लिए बड़ी मारामारी होता था, लेकिन अब जेनरिक दवा के आ जाने से मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति आई है, बहुत बड़ी। और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को मैं ये बताना भी चाहूँगा कि जेनरिक दवा क्या होती है। जैसे कोई दवा है, बहुत ब्रांडेड है, और उस दवा का जो लाइसेंस है, पेटेंट है, अगर वो 20 साल के लिए है, एक एक्सक्लूसिव मोनोपोलिस्ट प्रोड्यूसर के लिए, वो 20 साल कंप्लीट हो जाने के बाद फिर वो दवा कोई भी बना सकता है, तो उसका वो हट गया। दूसरा है कि आपको उसमें ब्रांड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो 100 रुपये की दवा ब्रांडेड है, आपको 10 रुपये से 20 रुपये में जेनरिक दवा मिल जाएगी। और उसका मोदी जी ने खुद कहा कि आपको आराम से बिना किसी साइकोलॉजिकल मतलब ब्लॉक के, आप सोचिए कि जो कारगर दवा होती है ब्रांडेड, उतनी ही कारगर होती है जेनरिक। और उन्होंने पूरा का पूरा फिगर्स दिया, वो मुझे फिगर्स याद नहीं है, कि जब से जेनरिक दवा का ये प्रचार प्रसार बढ़ा है पिछले 10 सालों में, और उसको क्या कहते हैं जो जिन दवा की दुकानों के माध्यम से ये जेनरिक दवाएं बिकती हैं, दवाई दोस्त एक और है उसका कुछ नाम, तो जन औषधि केंद्र, हाँ, जन औषधि केंद्र, जन औषधि, यस, जन औषधि केंद्र, वहां से अगर आप दवा लेते हैं तो आप सोचिए कि 500 रुपए की दवा आपको बहुत ज्यादा लगेगा तो 200 रुपए लगेगा, और आपको 300 रुपए बच गए। तो उससे क्या हुआ कि आप अगर कलेक्टिवली पूरे देश का देखेंगे तो हजारों करोड़ों रुपया उस लोगों के बच गए हैं। और जो ये सब बड़ी बड़ी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो कि ब्रांडेड और ये सब दवाइयाँ बनाती हैं, उनको भी कहा गया कि आप जेनरिक दवाइयाँ भी बनाइए। तो आज आप सिप्ला कंपनी की एक ब्रांडेड दवा खरीदेंगे तो अगर उसको 1000 रुपीज़ लगता है, तो वही सिप्ला कंपनी की वही दवा 300 रुपये में बिकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और इधर के दिनों में मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी तो कंपनियों पर भी दबाव पड़ा है, और जिसके कारण वो भी अपनी दवा के दाम में मतलब कमी किए हैं, तो या उतना नहीं बढ़ा पाए हैं। वो है बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ ड्रग कंट्रोल एक्ट है जी, तो ड्रग कंट्रोल का उसका प्राइसेस का एक्ट है। तो आपको एक सर्टेन लिस्ट है जिसको क्रिटिकल बीमारियों की दवा का लिस्ट बोलते हैं,
उसकी बीमारी, उन बीमारियों की दवाओं का दाम आप सर्टेन लेवल के ऊपर नहीं ले जा सकते हैं। तो अब कैंसर की कुछ दवाइयां हैं, कुछ टीबी की कुछ दवाइयां हैं, एड्स की कुछ दवाइयां हैं, तो उसको आप या ले नहीं जा हार्ट सकते। संबंधी कुछ जो और हार्ट equipment संबंधी थे, बहुत सारी दवाइयां। तो और लेकिन अगर कोई मान लीजिए कोई प्लेजर सीख कर रहा है तो वो सब दवाइयां तो अलग स्वाभाविक, चीज तो हो दूसरी गई, बात है। लेकिन जो क्रिटिकल, जिसको हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, उन सब दवाइयों पर एक प्राइस कंट्रोल होता है, उसको आप बहुत ऊपर नहीं ले जा सकते। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि जो चेन है इंडिया में, फार्मास्यूटिकल कंपनी से लेकर के और जब तक बिकने आती हैं हमारे यहाँ, जब हमको मिलती है एज अ कंज्यूमर, तो तब तक उसका दाम काफ़ी बढ़ चुका होता है। और ये मैं बहुत क्लोज क्वार्टर से देखा हूँ, क्योंकि मेरे कुछ लोग, अपने जो दोस्त लोग हैं, वो इस चीज़ का कारोबार करते हैं। तो ये जो जेनेरिक दवाइयों का आपने जिक्र किया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि आपके दर्शकों को ये पता लगे कि जेनेरिक दवाइयाँ अगर वो लेंगे तो उससे भी उतना ही फायदा होगा और जितना ब्रांडेड दवाइयों से होता है, प्लस आपके पैसे बहुत सारे बचेंगे। बिल्कुल। और कलेक्टिवली अगर इतना सारा पैसा बच रहा है तो आप सोचिए कि कहीं दूसरी जगह कुछ दूसरी खर्च जगह करेंगे। इन्वेस्ट हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात हो रहा है। मैडम, जैसे हमने जेनरिक दवा की बात की, वैसे ही केवल महिला सशक्तिकरण की ही बात नहीं की जाए, महिलाओं के सर्वांगीण विकास की अगर बात की जाए तो वो भी कहीं ना कहीं इस 10-15 साल के दौरान सफलीभूत होता दिख रहा है। तो जैसा हमने कहा ही था कि जी। इसका शुरुआत हुआ 10 साल पहले, जी। आप बोल सकते हैं कि स्टार्ट हुआ है, जहाँ पर सबसे पहले महिला घर से निकल के बाहर आ रही है। हम बात कर रहे गांव की, जहाँ से लेडीज़ बाहर निकलने में डर रही थी। मोस्टली वन ऑफ द रीजंस इज टेररिस्ट भी है, बट अभी जो डिस्ट्रिक्ट्स में टेररिज्म कम हुआ है, 123 से 18 डिस्ट्रिक्ट्स आया है, दैट इज क्रेडिट गोज टू द गवर्नमेंट। तो अभी डर भी नहीं है, एंड कुछ कर दिखाने का भी जज्बा पैदा हुआ है। है। साथ ही साथ जैसे होता था ना कि पति के ही जेब में ज़्यादा पैसा है या उन्हीं के जेब में पैसा है, और उनके जेब से पैसा लेना या निकालना बड़ा वो कठिन टास्क होता था महिलाओं का। बट आज जो महिलाएं वो खुद लक्ष्मी हो गई, खुद उनके पास में पैसे आ गए हैं। तो वो कमा ही नहीं रहे, सेविंग्स भी वैसी कर रही है, इन्वेस्ट भी वैसी कर रही है, एंड किसी के ऊपर डिपेंड भी वो लोग नहीं होते हैं। और कुछ आगे जिन लड़कियों का शादी हो जाती है वो आगे पढ़ने का भी कोशिश करती है, और आगे कुछ कर दिखाने का जोश भी आ गया है। एंड यही है नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी आप देखेंगे कि महिलाओं का संख्या बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया। वेकेंट जो जा रहा था सारा फिल हो रहा है, वो बहुत खुशी का बात है। आर्मी में भी लेडीज़ का इम्प्रूवमेंट, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हुआ है, इट इज़ वेरी गुड। तो कहीं ना कहीं आई थिंक हम लोग इक्वली आ ही गए, मेल एंड फीमेल जो हम लोग चाहते थे, विच इज़ नॉट कॉल्ड डोमिनेट कहीं नहीं होते हुए, वी आर गोइंग टुगेदर एंड वी विल लीड द कंट्री टुवर्ड्स प्रोग्रेस। और इसमें जो मैं आपको बताऊं गौतम जी, जी। कि जो विमेन एम्पावरमेंट जो हो रहा है, उसका सोर्स मतलब बहुत लोगों को लगेगा कि ये कैसे हो सकता है। जैसे स्कूटी है, स्कूटी लिबरेट्स वुमन। आप सोचिए कि एक स्कूटी अगर किसी बच्ची को मिल जाए, मतलब जो गेयरलेस है, जो कि लाइसेंस की जिसमें शायद जरूरत नहीं होती, अगर वो उसको मिल जाए तो वो कहीं से कहीं 1 मिनट में पहुंच जाए। अच्छा, मैं तो बिहार, और वो कितना अपने आप को पावरफुल महसूस कर रही है। 1 सेकंड में कहीं चली गई, कहीं से आ गई, सब्जियां खरीद के ले आई, अपना कहीं नौकरी कर रही है, काम कर रही है। साइकिल, आप सोचिए कि जब भी बिहार सरकार ने जब ये स्कीम चालू की कि जो लड़कियां स्कूल जाएंगी उनको हम साइकिल देंगे, तो साइकिल भी एक लिबरेटिंग फैक्टर है। बिल्कुल। अच्छा, और पहले 90% समय महिलाओं का जाता था किचन में और वॉशिंग में। आज वॉशिंग मशीन घर घर है। तो आप सोचिए कि कलेक्टिवली कितना समय और मेहनत बचा, जिसको वो पढ़ने में लगा सकती हैं, और जिसके चलते विमेन नहीं लगा भी रही है। मैडम ज़्यादा इसको बताएंगी, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, महिलाओं के ग्रुप है, ऐसे बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं, और खास करके झारखंड में तो ये बहुत तेजी से इसका विकास तो ज़्यादा ही हर मोहल्ले में एसएचजीज हुआ है। एंड वो लोग गवर्नमेंट का स्कीम्स का, और गवर्नमेंट जो बोलती है उसी को फॉलो कर, जैसे मिलेट्स का
आइटम्स बनाना हो या टेक्सटाइल्स में हो, जैसे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ग्रुप्स को मैं लीड करती हूँ, वो लोग अपने अपने ग्रुप्स बना के अपने अपने स्टार्टअप्स भी शुरू कर दिए। एंड आई थिंक बैंक्स भी उन लोगों को बिना कोलेटरल का लोन्स दी दे रही है। और जिसका चलते दे आर अर्निंग। जैसे मसालास कोई बना रहा है तो कोई कपड़े सिलाई कर रहे हैं, यूनिट्स बना रहे हैं, सो दैट इज़ गुड। कहीं ना कहीं उन लोगों को लगता है कि अपने आप का लाइफ भी एक वैल्यू है और हमने भी कुछ किया है ज़िंदगी में, ये सेल्फ सेटिस्फैक्शन एक देता है। बिल्कुल। तो स्वरोजगार से भी जुड़ रही हैं, सेल्फ हेल्प से भी जुड़ रही हैं, ये तो दोनों सारा एंड जो कुछ कुछ जगह में ऐसा है कि महिला खुद कमा के अपना बच्चों को भी पढ़ाती है। माने ये हमने देखा है कि वो भी लड़की ही होती है, बट एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट। सबसे ज़रूरत होता है कि अपने बच्चों को पढ़ाए। कहीं ना कहीं वो जो सेविंग्स महिला करती है वो एजुकेशन में यूज़ कर रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट द माने लोअर मिडिल क्लास एंड बिलो दैट। तो स्वाभाविक रूप से घर मजबूत हो रहा है। हाँ, घर तो ज़रूर मजबूत हो रहा है। दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग, अचीवमेंट है। चंद्र माधव जी, आज अगर हम वो जो शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में जो सरकार नई नई चीज़ें लेकर के आई है और नए नए मामले को लेकर के आई हमारी सरकार, और ख़ास करके जो वो नई एजुकेशन पॉलिसी जो लेकर के आई उसमें कई चीज़ें ऐड की है, उसको आप बहुत ज़्यादा नज़दीक से भी देखें, उस पर आप काम भी कर रहे हैं, तो वो बता सकते हैं आप? भारत सरकार के द्वारा जो नई शिक्षा नीति 2020 लाई गई है जी, उसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षा को समावेशी बनाना, शिक्षा को सब लोगों के लिए सुलभ बनाना और शिक्षा को रचनात्मक बनाना, सुलभ बनाना, सर्वस्पर्शी बनाना, रचनात्मक बनाना और उस आलोचनात्मक बनाना। आलोचनात्मक भी बनाना। और 2020 में यह कल्पना की गई है कि जो छात्र पढ़ेंगे वो 21वीं सदी के लिए तैयार होंगे और विश्व मानकों के अनुरूप तैयार होंगे, वैश्विक चुनौतियों के लिए भी तैयार हो। जी, और वैश्विक चुनौतियों का वे सामना कर सके, इसके लिए नई शिक्षा नीति के द्वारा उनको तैयार किया जा रहा है। जी बिल्कुल। छठी कक्षा में जो अब तो शिक्षा प्रणाली भी परिवर्तित हो गई है, 5+3+3+4 आ गई है। इसमें छठी कक्षा से ही उनको व्यावसायिक शिक्षा के बारे में बताया जाएगा और व्यावसायिक शिक्षा के जो अनेक आयाम हैं उनके बारे में उनको परिचित कक्षा से ही शुरू हो जाता है। उनको विभिन्न आयामों के बारे में उनको परिचित कराया जाएगा और 9वीं कक्षा में वो उसको एक विषय के रूप में अतिरिक्त विषय के रूप में उसको पढ़ सकते हैं। फुल फ्लेजेज विषय दे दिया गया। हाँ, नहीं, अतिरिक्त विषय के रूप में। और 11वीं कक्षा में जब जाएंगे तो उसको एक स्थायी विषय के रूप में पढ़कर उसको अपना जीवन का रोजगार बना सकते हैं, अपने जीवन को उस क्षेत्र में ढाल सकते हैं और उस कार्य के द्वारा समाज को, राष्ट्र को, इसका समाज को फायदा क्या होगा, देश को क्या फायदा होगा? देश को जो शिक्षा हम लोगों की विश्व मानक के अनुरूप हो रही है जी, और रचनात्मक आलोचनात्मक हो रही है और सर्वस्पर्शी हो रही है, इससे यह लाभ हुआ कि हमारी अर्थव्यवस्था ग्रो करेगी। इसमें विशेष रूप से अनुसंधान पर भी जोर दिया गया है, किया गया है, नवाचार पर भी जोर दिया गया है। इस नवाचार और अनुसंधान से और विश्व मानक के अनुरूप शिक्षा होने के कारण भारत की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वह ग्रो करेगी और विकसित भारत में इसकी महती भूमिका होने जा रही है। और संस्कृत पर बहुत विशेष जोर है। स्थानीय भाषाओं पर भी बड़ी जोर दिया जा रहा है। क्या मतलब? पहली से छठी कक्षा तक के जो छात्र हैं वह मातृभाषा में पढ़ेंगे। मातृभाषा में हम लोग सहज भाव में सारे विषयों को समझ लेते हैं, जान लेते हैं। अब क्या हो गया है कि विज्ञान पढ़ने वाला विद्यार्थी संस्कृत भी पढ़ सकता है, क्योंकि हम लोग के सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा हुआ विषय है, हम लोग के आचार और व्यवहार से जुड़ा हुआ विषय है। व्यक्ति कोई IAS बन जाता है और यदि वह व्यवहार से अच्छा नहीं है तो वह उसके लिए बड़ा नकारात्मक सिद्ध होता है। तो अब विभिन्न विषयों का समागम एक साथ कर दिया गया, नकारात्मक हो जाता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और समाज में जीने के लिए केवल ज्ञान का होना ही नहीं आवश्यक है, व्यवहार उत्तम व्यवहार का होना आवश्यक है। और ये सारी बातें संस्कृत में बताई गई है। तो संस्कृत भी, विज्ञान पढ़ने वाले संस्कृत पढ़ सकते हैं, संस्कृत वाले विज्ञान पढ़ सकते हैं। हिंदी माध्यम से भी पिछले दिनों मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आरंभ की गई है मेडिकल की पढ़ाई। तो यह अत्यंत क्रांतिकारी कदम है और व्यावहारिक कदम है।
इसलिए शिक्षा को जो व्यवहारीकरण किया जा रहा है, यह आगे आने वाले दशकों में 2030 तक एक नई क्रांति के रूप में हमारे समाज के सामने आएगा और एक समाज में मूलभूत परिवर्तन दिखेगा और हमारा समाज, हमारा देश, विकसित भारत इस नई शिक्षा रूपी अश्व पर चढ़कर अपनी दूरी तय करेगा। संदीप जी, टेक्नोलॉजी एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है। हमने थोड़ा पहले भी इस विषय पर टेक्नोलॉजी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात किया है और फिर हम उस विषय पर आए हुए हैं। तो टेक्नोलॉजी का एक बड़ा जो भाग है, जब अभी दुनिया में जो चीज़ें हो रही है, हर मशीन डिजिटल हो रहा है, हर व्यक्ति डिजिटल हो रहा है जी व्यक्ति, तो उस क्षेत्र में हमारी जो छलांग है, हमारी जो कूद है, वो मतलब उसको अस्वाभाविक तो कहा ही जा सकता है। टेक्नोलॉजी की महत्वता जी, शायद आपने भी सुना होगा कि अब रांची में भी कुछ ऐसे केंद्र हो गए जहां पर शल्य चिकित्सा रोबोट के द्वारा की जा रही है। तो निश्चित तौर पर यह टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है और बिना टेक्नोलॉजी के किसी भी कार्य में उसका समुचित लाभ ले पाना शायद मुश्किल है। आज टेक्नोलॉजी के उदाहरण माध्यम के से- रूप में हम वो जो यूपीआई जो गेट क्या बोलते हैं उसको, पेमेंट हाँ, गेटवे। अभी जैसे बड़ा अच्छा उदाहरण आपने उठाया है जी, कि जो यूपीआई के माध्यम से हम लोग पेमेंट कर पा रहे हैं यानी मिनटों में कहीं से कहीं। और सबसे बड़ी बात है कि आप रांची में बैठे हो, दिल्ली में आपका कोई मित्र है या आपका कोई रिश्तेदार है और अचानक से उसे किसी भी कारण से पैसे की आवश्यकता पड़ गई, तो आपको न बैंक जाने की आवश्यकता है, न पोस्ट ऑफिस जाने की आवश्यकता है और न ही उनको बैंक जाने की आवश्यकता है, न पोस्ट ऑफिस जाने की आवश्यकता है। आपने सिर्फ उनका मोबाइल नंबर या उनका अकाउंट नंबर लिया, अपने मोबाइल में यूपीआई के माध्यम से उसको डाला और क्षण भर में, मिनट की भी बात दूर है, क्षण भर में जो आपके संबंधी हैं, आपके मित्र हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनको वो पैसा प्राप्त हो जाता है और वो अगर किसी परेशानी में फंसे हुए हैं तो वो उससे तुरंत बाहर आ पाते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट है, निश्चित तौर पे हर कदम पे हमारे जीवन को आसान बना रहा है, सुगम बना रहा है। सुगम अच्छा डॉक्टर साहब, जो भीम यूपीआई है, हम भीम यूपीआई के माध्यम से दुनिया के सबसे ज़्यादा मतलब उसका उपयोग करने वाला देश हो गए हैं। ये क्या है और इस सिस्टम के माध्यम से हम कैसे इसको मतलब एक यूपीआई आपने जो यूज किया वर्ड, वो जी। उसको कहते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जी, और भीम भारत सरकार का एक वो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, जबकि और भी बहुत सारे पेमेंट इंटरफेसेस हैं, जैसे गूगल पे है, अमेज़ॉन है, बहुत सारे हैं। तो भीम और बाकी जो यूपीआई के इंटरफेसेस हैं, उसमें एक अभी जो आमूलचूल परिवर्तन आया है वो ये है, उसको कहते हैं रुपे क्रेडिट कार्ड। रुपे क्रेडिट कार्ड। तो रुपे क्रेडिट कार्ड क्या है? अगर आप अभी यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो आपके अकाउंट से वो पैसा तुरंत निकल जाता है, लेकिन अगर आपने रुपे क्रेडिट कार्ड अगर आपने ले लिया और आपने उसको अपने भीम ऐप से लिंक कर दिया, जी, तो आप 1 महीने तक आपके अकाउंट से 1 रुपया भी नहीं निकलेगा। आप पेमेंट करते रहिए चारों तरफ और 1 महीने के बाद वो अकाउंट का बिल आ जाएगा आपके पास, उसका एक साथ पेमेंट कर दीजिए। बहुत अच्छा। उससे क्या हो रहा है, आप कहीं 50 रुपए खर्च करते थे, कहीं 40 रुपए खर्च करते थे, अंत आते आते आपको ये पता नहीं होता था कि हाउ मच मनी हैव आई स्पेंट। अभी क्या है, आपके पास पूरा हिसाब है। बहुत अच्छा। हमारे पास में ऐसे ऐसे तकनीक आए हैं और हमारे पास में ऐसे ऐसे विचार आए हैं जिसके माध्यम से हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं और ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्दी, जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा, कि दुनिया के मानक स्तर पर हम विकसित राष्ट्र के रूप में खड़े हो जाएंगे, लोगों को दिखेंगे,
सर्वांगीण विकास हमारा होगा और सभी तरफ से हम मजबूत राष्ट्र के रूप में होकर उभरेंगे। आप तमाम लोग, तमाम विशेषज्ञ हमारे स्टूडियो में आए, हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही विषय को लेकर के हम आगे भी आएंगे, आगे भी आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार, जोहार।